साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी बिहार पीसेस की परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल के लिए हम लोग यूटेरिया का जो बिहार तत्व संग्रह है, इस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और यह पूरी पुस्तक जो है आप देखेंगे, इसका जो इंडेक्स है, विषय सूची है, इसमें इसको 11 पार्ट में कवर किया गया है, या कह सकते हैं 11 चैप्टर में कवर किया गया है। तो इसका जो पहला चैप्टर है बिहार सामान्य परिचय, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो बिहार का इतिहास देखेंगे, जिसमें प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार। मुख्यतः देखिए, जो बिहार का जो मतलब बिहार के पेपर में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आते हैं, वो अधिकतर आपके एंशियंट हिस्ट्री और आपके जो आधुनिक हिस्ट्री कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है, वहाँ से ये आपके प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, और वो भी वहाँ से जहाँ से आपका बिहार का संबंध रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिहार के इतिहास को। तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे। प्राचीन बिहार को इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, इस प्राचीन बिहार के तहत पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म, इतनी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का। पुरातात्विक स्रोत में क्या है? पुरातात्विक स्रोतों के तहत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, पूर्व ऐतिहासिक युग के संबंध में जानकारी के लिए आपका मुंगेर, सारण का चिराद और वैशाली का चेचर, पटना का मनेर, सारण का सोनपुर से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से मिले हैं? बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? तो मुंगेर, चिराद, चेचर, मनेर और सोनपुर से। वहीं मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं, ये आपके लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वहीं बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक भी जो हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे कि अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और जैन रचनाएं जैसे कि भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। वहीं इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, उससे फाहियान जो यात्री रहे हैं, चीनी यात्री, इतसिंग, हेनसांग, इनके यात्रा वृत्तांतों से भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विशिष्ट जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल में भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल आएगा। तो पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। ठीक है। दक्षिण बिहार में देखें तो दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ के पूरा पाषाण काल के अवशेषों के बारे में जानकारी देते हैं, या साक्ष्यों के संबंध में जानकारी देते हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं, कहाँ से मिले हैं? मुंगेर और दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से मिले हैं। अगला है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। देखिए, पहले वाले में क्या था? मानव जो था वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। यहाँ पर वो मध्य पाषाण काल आते आते वो पशुपालक भी बन जाता है। मानव द्वारा पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब नव पाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। ठीक है। देखिए, मध्य पाषाण काल तक क्या था? वो आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक था। ठीक है, खाद्य का संग्राहक था परंतु उत्पादक नहीं था। परंतु जब नव पाषाण काल में आता है तो वो खाद्य उत्पादक भी हो जाता है, मतलब कृषि कार्य करने लगता है और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, नव पाषाण काल के जो अवशेष हैं बिहार के मैदानी भागों से मिले हैं, जैसे सारण का चिराद, वैशाली का चेचर, पटना का मनेर, रोहतास का सनुआर से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए, चूंकि नव पाषाण काल में क्या है? नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक बन जाता है, कृषि कार्य होता है। तो कृषि कार्य कहाँ पे होगा? कृषि कार्य मैदानी भागों में होगा। कृषि कार्य जो है आपका मैदानी भागों में होगा। तो इसके नव पाषाण काल के जो अवशेष मुख्यतः आपको मिलेंगे वो आपको मैदानी भागों में मिलेंगे। वो आपका चिराद है, चेचर है, मनेर है, सनुआर है। ठीक है, यहाँ से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 2500 ईसा पूर्व के हैं। वहीं ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो आपके चिराद, सोनपुर, ताराड़ी, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से मिले हैं।
इस काल में, ताम्रपाषाण काल में, पत्थर के औजार, ताम्रपाषाण काल मतलब कह सकते हैं जो हड़प्पा वाला टाइम पीरियड था वही, तो इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब बात कर लेते हैं वैदिक काल की। तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास जो है वो वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका पूर्व वैदिक काल है, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है बिहार क्षेत्र में नहीं था, तो पूर्व वैदिक काल का आपको यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका विस्तार यहाँ तक था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हो जाता है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है वो सतपथ ब्राह्मण कब का है? लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है। इस सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मिलती है, भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा जो विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण में बिहार का उल्लेख जो है वो विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अब महाजनपद काल की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय आपकी बौद्ध रचना है, भगवती सूत्र आपकी जैन रचना है। तो अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में जो 3 महाजनपद हैं उनका विस्तार क्षेत्र कहाँ पे था? बिहार में था। तो ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। अब ये 3 महाजनपद ही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये 3 महाजनपद कौन है? पहला है वज्जी या लिच्छवी, ये इसका जो विस्तार रहा है वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में रहा है। वहीं दूसरा है मगध का विस्तार पटना गया नालंदा क्षेत्र में रहा है। ठीक है, और अंग का विस्तार जो है भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में रहा है। तो 3 महाजनपद वज्जी या लिच्छवी, मगध और अंग रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज्जी संघ महाजनपद की। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, 8 कुल था। ठीक है, इसमें देखिए अब ये कौन कौन से थे? वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। तो ये 8 राज्यों का जो संघ था, इसमें 8 राज्य वज्जी था, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो जनपद था वो था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी क्या थी? लिच्छवी की राजधानी आपकी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वैशाली की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब मगध जनपद की बात कर लेते हैं। मगध महाजनपद जो है ये राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गिरिवज्र या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। ठीक है, इसका विस्तार आप देखेंगे तो मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद मिलता है। ध्यान रखिएगा, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अब महाजनपद जो तीसरा महाजनपद यहाँ का है उसकी बात करें तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो अंग के अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। इसे हरा करके जो मगध शासक बिंबिसार था उसने अंग महाजनपद को किसमें मिला लिया? मगध में। अब आगे बात करते हैं मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश की। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जो था जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। अब बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 544 से 412 ईसा पूर्व है।
ठीक है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। बिंबिसार ने ही क्या किया था? अंग वंश के अंग राज्य के या महाजनपद के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मगध में मिला लिया था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है। उसकी दूसरी पत्नी चलहना या चलन्ना थी। चलहना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी छेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिंबिसार ने चंद्रप्रदोत के उपचार के लिए, जब चंद्रप्रदोत बीमार होता है तो इसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था अवंती में। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु जो है इसका शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व रहता है। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बनता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? अजातशत्रु का कुड़िक था। क्या था? कुड़िक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। काशी क्या था? काशी जो है बिंबिसार को दहेज मिला था कौशल देवी से शादी करने के लिए, मतलब दहेज के रूप में मिला था। तो जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष जो है अजातशत्रु से होता है, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। पहले दहेज के रूप में मिला था, अब अधिकार स्वरूप ले लेता है। बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो जाता है। अजातशत्रु ने वज्र संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। तो कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए, जो बौद्ध संगीत, 4 बौद्ध संगीत होती हैं, इसमें से 3 जो होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये आपकी बिहार में ही होती हैं। चौथा आपका जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक है। देखिए, सिंघल अनुसूति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को हत्या कर दी। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था, हत्या की थी। अब अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने जो है अपने पिता को मारा। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। पाटलिपुत्र गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थित था। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बनता है। अब इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वश एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बनता है। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है। शिशुनाग के समय में वैशाली राजधानी बनती है। अब मतलब पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र की जगह वैशाली बनाता है। अब फिर जब कालाशोक आता है तो मगध की राजधानी पुनः से पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है। पहले गिरिवज्र या राजगिरी था, फिर वहाँ से पाटलिपुत्र बनता है, पाटलिपुत्र से वैशाली बनता है, फिर वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र पहुँच जाते हैं राजधानी के रूप में। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब होता है? कालाशोक के समय में। पहली अजातशत्रु के समय में होती है। ठीक है। देखिए, कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन था। अब नंद वंश की बात कर लेते हैं। 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक ये सभी मगध जो महाजनपद था वहाँ पर शासन करते हैं। महापदम नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापदम नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापदम नंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापदम नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक मतलब 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापदम नंद के समय में होता है। व्याकरण के महान विद्वान
पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का मतलब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की यहाँ पर स्थापना होती है। मौर्य वंश 381 ईसा पूर्व से लेकर 84 ईसा पूर्व तक रहता है। मौर्य वंश सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल रहता है 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सैंड्रोकोटस। तो कई बार पूछा जाता है कि सैंड्रोकोटस मतलब किसका नाम था, किसके लिए सैंड्रोकोटस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या सैंड्रोकोटस के रूप में किसकी पहचान की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। तो सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य अर्थात कौटिल्य थे, उनकी सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात 4 क्षेत्र मिलते हैं। काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त होता है। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है यूनानी राजकुमारी मतलब जो सेलुकस था उसकी बेटी हेलन कार्नेलिया से हो जाता है। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। आगे बात करते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसका शासनकाल 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक रहता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसे जो इसके उपाधि क्या थी? अमित्रघात सिंहसेन, मतलब इसके अन्य जो नाम थे बिंदुसार के अमित्रघात सिंहसेन इत्यादि थे। स्टेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब बात करते हैं अशोक की, जो बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसका शासनकाल 269 ईस्वी से लेकर के 332 ईसा पूर्व तक रहता है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्कियम गुर्जरा अभिलेख, जो कि साउथ में है, मास्कियम गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिंघल अनुश्रुतियाँ, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में होता किया था, और कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें अभिलेख में शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के जो महत्वपूर्ण वर्ष रहे, 9वें वर्ष देखिए कलिंग युद्ध होता है, 10वें वर्ष वह बौद्ध गया की यात्रा करता है, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा करता है, 13वें वर्ष धम्म का शिलालेखों में अंकन होता है, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति होती है, और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने यहाँ पर कर घटा करके 1/8 कर दिया था। तो याद रखिएगा 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 12वें, 13वें, 14वें, 20वें। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं 3 बौद्ध संगीत का आयोजन आपका बिहार में ही होता है। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में होती है। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये कौन थे? कुणाल, बंधु पालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधार्मन, सतधनुष और बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था।
मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ तक मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक चलता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। इनकी सौतेली माँ या मौसी, चूंकि इनकी माँ जब मर जाती हैं तो इनका लालन पोषण जो है वो इनकी मौसी या इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100, एक सन्यासी। ये चार दृश्य थे, इन्हें काफ़ी प्रभावित करते हैं और इनका जीवन बदल जाता है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, कब? वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन से? पहला है दुख। दुख मतलब संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा है दुख निरोध, दुख निर्वाण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध का मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। कई बार पूछा गया क्या है, तो बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था इन्होंने। ठीक है, जीवन में व्यक्ति को मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल की राजधानी, जो मल्ल महाजनपद था की राजधानी कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में होती है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम वैशाली में रहते थे। द्वितीय गुरु इनके थे रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण कौन कौन से थे? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है नृत्य गायन का त्याग, सातवां है असमय भोजन का त्याग, आठवां है कोमल सैया का त्याग, नौवां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और 10वां है मद्य सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम, उसके प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक कमल है। कमल किसका प्रतीक है? जन्म का। यौवन का शाण है। महाविनिष्क्रमण मतलब जब ये गृह त्याग देते हैं तो यह है घोड़ा। संबोधि ज्ञान प्राप्ति का क्या है? पीपल या बोधि वृक्ष है। महापरिनिर्वाण मृत्यु का पदचिन्ह या स्तूप है। और धर्मचक्र प्रवर्तन जो प्रथम उपदेश देते हैं उसका चक्र है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीत के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। हीनयान मतलब परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। ये कह सकते हैं कि हीनयान में जो है उनके प्रतीकों की पूजा एक मनुष्य के रूप में की जाती है। ठीक है, और महायान में उनको ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास होता है। बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास होता है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे पहले बृहद पिटक, जिसका संकलन आनंद ने किया। दूसरा है विनय पिटक, संघ के नियमों का संकलन है। सबसे लघुत्तम पिटक, जिसका संकलन उपाली ने किया था। जो सुत्त पिटक है सबसे बृहद है, मतलब सबसे बड़ा पिटक जो है वो आपका सुत्त पिटक है, इसका संकलन आनंद ने किया था। जबकि विनय पिटक सबसे लघुत्तम, सबसे छोटा पिटक है, जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था, ध्यान रखिएगा। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने, विनय पिटक का उपाली ने किया था। विनय पिटक का उपाली ने और आपका अभिधम्म पिटक का मोगलपुत्र तीसरे ने किया था। ठीक, तो सुत्त पिटक में क्या? बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में नियम है और अभिधम्म पिटक में इनके दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। ठीक, जो 4 बौद्ध संगीत होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो होता है 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे होता है? राजगिरी में। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। शासक कौन थे? अजातशत्रु मगध के। अध्यक्ष महाकश्यप। तो इसी समय सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना होती है, अभिधम्म पिटक की नहीं। ठीक है, अभिधम्म पिटक बाद में आता है। द्वितीय संगीत जो है 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली में, काल अशोक के समय में। और अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। महासंगीत में स्थीवर के रूप में इसका विभाजन हो जाता है। तृतीय जो बौद्ध संगीत होती है 251 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में। किसके समय में? अशोक के समय में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्र तीसरे थे। मोगलपुत्र तीसरे ने ही जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। ठीक है,
चतुर्थ बहुत संगीत होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में। किसके समय में? कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? दो लोग, वसुमित्र और अशोक घोष। इसी समय कह सकते हैं बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो दो शाखाओं में होता है, महायान एवं हीनयान में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की जातक कथा में मिलती है। देखिए, चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है। जैसे मंदिर होते हैं वैसे बौद्ध धर्म में जो चैत्य होते हैं वो पूजा घर होते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल होता है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अब जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभदेव को जो है आदिनाथ, वृषभनाथ आदि भी इनके नाम थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेद पर्वत पर होती समेद पर्वत पर होती है। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगहों पर 499 ईसा पूर्व भी माना गया है, तो वैशाली के कुंड ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक जो है आपका जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी महाजनपद जो है आपका 8 कह सकते हैं राज्यों से मिलकर बना था, उसमें से एक ज्ञात्रिक भी था। तो इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। लिच्छवी ये भी वज्जी संघ के तहत ये आता था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्जा था। इनके जमाता या दामाद का नाम जमाली या जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में त्यागा था। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? जिम्भ्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन को संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया, जबकि जो 4 थे वो 23वें तीर्थंकर जो आपके थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 की बात की थी। ठीक है, देखिए अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। इसमें स्यादवाद मतलब कोई भी चीज़ एकदम से सही नहीं होती, उसके कई सारे एंगल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे शायद या घड़ा है, शायद या काला है या हरा है, इस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। मतलब आप किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये जो आप कह रहे हैं वही सही है। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के जो तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक हैं महत्वपूर्ण, उनकी बात कर लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक था बैल या वृषभ है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हैं, इनका प्रतीक हाथी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्प, और 24वें जो हैं आपके महावीर स्वामी, इनका सिंह है। तो पहले का बैल या वृषभ है, दूसरे के हाथी हैं, 23वें के सर्प हैं, और 24वें के सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म भी बिहार में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का भी बिहार में होता है, और वासुपूज्य जो 12वें तीर्थंकर थे उनका भी बिहार में हुआ था। जो जैन संगीतियाँ होती हैं 2 होती हैं। पहले 310 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? बिहार के पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अध्यक्ष स्थूलभद्र दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का इसी समय विभाजन हो जाता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया जाता है। द्वितीय 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में होता है, 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि श्रमण थे। इसमें यहाँ पर जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में होती है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो जाता है, जबकि देखिए आपका बौद्ध धर्म का जो विभाजन होता है वो चौथी जो बौद्ध संगीत होती है वहाँ पर होता है। दिगंबर, ये जो था दिगंबर, भद्रबाहु ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। जो आपने जैन सन्यासी जो आपने देखे होंगे जो न्यूड रहते हैं, नग्न रहते हैं, वो दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते हैं।
श्वेतांबर का जो नेतृत्व किया था वो स्थूलभद्र ने किया था। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। अब शुंग वंश की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ का सेनापति था और उसी सेनापति ने अपने राजा की हत्या की थी। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बनता है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का ही वर्णन है, मतलब इन्हीं पर यह आधारित है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूत था। देवभूत कंडवंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूत की हत्या कर, मतलब शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके की थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे, क्या थे? मंत्री थे। कंडो वंश भी ब्राह्मण वंश था, शुंग वंश भी ब्राह्मण था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के शासक शुंग ने सुशर्मा की हत्या कर कंडो वंश की स्थापना की। यहाँ ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और आपका मौर्य वंश का अंत होता है, शुंग वंश की स्थापना होती है। इसी प्रकार से कंडो वंश की स्थापना जो वसुमित्र ने थी वो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके की थी। और फिर कंडो वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक। कुषाण वंश की बात करें, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का जो क्रम रहा है, पहले हिंदू यूनानी आते हैं, फिर शक, फिर पहलो, फिर कुषाण आते हैं। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जात से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिशर्स थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। वहां से लेकर के अपने यहाँ आते हैं। कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला का विकास होता है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संबोध चलवाया था। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अब गुप्त वंश की बात कर लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का जो शासनकाल है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त, जिसका शासनकाल 280 से 320 ईस्वी था, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन करते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, 335 से 375 ईस्वी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, आपका यूपी पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में भी और कई जगह पे, कि किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तरपथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा जिसको सरस्वती जी भी बजाती हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईसा पूर्व में रामगुप्त को राजा बनने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। अब समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 398 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि की उपाधियां भी धारण की थी। इनकी अन्य उपाधियां क्या हैं? देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से 2 शादियां की थी। ध्रुव देवी और कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाक्टक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आते हैं। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से?
कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपड़क और भरूची। कुमारगुप्त प्रथम के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में होती है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन जाता है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य काल के थे। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। कई बार पूछा गया कि शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो स्कंदगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो जाता है। गुप्त वंश के अंत के साथ ही मगध वंश का अंत हो जाता है। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। पाल वंश की बात करते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में इसकी स्थापना की थी। वर्तमान भागलपुर, यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल, प्रतिहाल और राष्ट्रकूटों में होता है। ठीक है, तो इसमें धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र जो है देवपाल 810 ईस्वी में शासक बनता है। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने इंडोनेशिया के जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। धीमन एवं बिटपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश एवं शासक एवं उनकी राजधानी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बृहदरथ की राजधानी की जो राजधानी थी गिरिवज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। बिम्बिसार के समय में गिरिवज और राजगिरी थी। उदयन के समय पाटलिपुत्र हो जाती है। शिशुनाग के समय वैशाली और फिर कालाशोक के समय पाटलिपुत्र हो जाती है। नंद वंश के समय पाटलिपुत्र रहती है। मौर्य वंश में भी पाटलिपुत्र रहती है। कुषाण के समय में पुरुषपुर एवं मथुरा राजधानी हो जाती है। गुप्त वंश में पाटलिपुत्र और पाल वंश में मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के जो प्रमुख कुछ साहित्य हैं और उनके लेखक और विशेषता, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इसमें राज्य प्रबंधन के लिए बात की है। यह राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध रही है। बुद्धचरित अशोक घोष की है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन की रचना है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया। सी यू की हेनसांग की यात्रा वृतांत है। भारत की यात्रा का विवरण है इसमें। इंडिका मेगास्थनीज की है। मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मिलिंदपन्हो नागसेन की रचना है। इसमें बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण